Hello everyone, welcome to my channel. Today topic is business environment. अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मीनिंग पता होना चाहिए कि व्हाट इज एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट क्या है? एनवायरनमेंट है हमारे चारों ओर का जो वातावरण है, यानी हमारे चारों ओर का जो आवरण है वही क्या कहलाता है? एनवायरनमेंट कहलाता है. बात हो रही है बिजनेस एनवायरनमेंट की, यानी बिजनेस के चारों ओर का आवरण, यानी बिजनेस जिस माहौल के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं. तो देखो मीनिंग में, बिजनेस एनवायरनमेंट वो सराउंडिंग है जिससे बिजनेस घिरा हुआ है, यानी बिजनेस के आसपास के जो भी फैक्टर है जो बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट डाल रहे हैं वही बिजनेस एनवायरनमेंट कहलाता है. अब बिजनेस एनवायरनमेंट को दो पॉइंट में हम कैटेगराइज करते हैं, यानी कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो बिजनेस के कंट्रोल में है और कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो बिजनेस के कंट्रोल से बाहर है. वो फैक्टर जो बिजनेस के कंट्रोल में है उनको बोलते हैं इंटरनल फैक्टर, और वो फैक्टर जो बिजनेस के कंट्रोल से बाहर हैं उनको बोलते हैं एक्सटर्नल फैक्टर, जिनको हम इसी वीडियो के अंदर आज डिटेल में डिस्कस करेंगे. बट स्टार्टिंग में मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देती हूँ इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर का. तो इंटरनल फैक्टर के अंदर कौन से फैक्टर इंक्लूड है? जैसे कि बिजनेस के ऑब्जेक्ट क्या है, बिजनेस की पॉलिसी क्या है, बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, ये बिजनेस के इंटरनल फैक्टर है. सेकंड है बिजनेस के एक्सटर्नल फैक्टर, जिसमें गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन यानी गवर्नमेंट की पॉलिसी. साथ में क्या है कि कॉम्पिटिटिव फर्म किस तरीके से एक्शन ले रही है, क्या उसका ऑब्जेक्ट है, क्या ये बिजनेस के कंट्रोल में है? नहीं, ये बिजनेस के एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट तो डाल रहे हैं बट बिजनेस के कंट्रोल से बाहर है. हमें फोकस किसके ऊपर करना है? बिजनेस के एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर. जब भी बिजनेस एनवायरनमेंट की बात की जाएगी इट मीन्स इंक्लूड तो दोनों ही होते हैं, चाहे इंटरनल फैक्टर हो चाहे एक्सटर्नल फैक्टर, लेकिन हमें फोकस किसके ऊपर रखना है? एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर. क्योंकि इंटरनल फैक्टर तो बिजनेस के कंट्रोल के अंदर है, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो बिजनेस को डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट तो कर रहे हैं, यानी बिजनेस के ऊपर किसी ना किसी तरीके से इम्पैक्ट तो डाल रहे हैं बट बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है, और हमें उन्हीं फैक्टर का क्या करना है? एनालिसिस करना है. तो देखो क्या लिखा है, बिजनेस एनवायरनमेंट बिजनेस की वो सराउंडिंग है जिससे बिजनेस घिरा हुआ है. अब इस सराउंडिंग के अंदर क्या चीज इंक्लूड है? तो इस सराउंडिंग के अंदर इंक्लूड है वो फैक्टर, वो इंस्टीट्यूशन, वो फोर्सेस जो बिजनेस को डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट इम्पैक्ट तो डाल रही है बिजनेस पर, बट वो बिजनेस के कंट्रोल से बाहर है. ऐसे कौन से फैक्टर बताए थे मैंने जो आपको बिजनेस के कंट्रोल से बाहर है? इंटरनल फैक्टर पर बिजनेस का फुल कंट्रोल रहता है, बट बिजनेस के एक्सटर्नल फैक्टर पर बिजनेस का कंट्रोल नहीं होता है, और हमें उन्हीं फैक्टर के ऊपर ज्यादा फोकस करना है. अब देखो, अगर इन फैक्टर, इन इंस्टीट्यूशन और इन फोर्सेस की वजह से जो भी चेंज आ रहा है तो चेंज बिजनेस के ऊपर पॉजिटिव भी हो सकता है, और इन फैक्टर, इंस्टीट्यूशन और फोर्स की वजह से जो चेंज आ रहा है वो बिजनेस पर नेगेटिव इम्पैक्ट भी डाल सकता है. तो इन फैक्टर, इंस्टीट्यूशन और फोर्स की वजह से जो चेंज आया वो चेंज पॉजिटिव चेंज भी हो सकता है बिजनेस के लिए, और वो चेंज नेगेटिव चेंज भी हो सकता है बिजनेस के लिए. अब पॉजिटिव चेंज का मतलब है कि बिजनेस के लिए अच्छी बात है, यानी इससे बिजनेस की पोजीशन इंप्रूव होगी. बट अगर बिजनेस के इन फैक्टर की वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है, इसका मतलब है कि बिजनेस को नुकसान हुआ है, यानी हिंड्रेंस का मतलब है बाधा. हिंड्रेंस इन बिजनेस परफॉर्मेंस, यानी बिजनेस की जो परफॉर्मेंस थी उसमें कहीं ना कहीं रुकावट आई है. तो अगर फैक्टर, इंस्टीट्यूशन और फोर्स यानी जो बिजनेस के एक्सटर्नल फैक्टर हैं, अगर उनमें चेंज होने की वजह से बिजनेस के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है, यानी वो फैक्टर क्या कहलाएंगे? बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी कहलाएंगे. और अगर इन फैक्टर, इंस्टीट्यूशन और फोर्स में चेंज होने की वजह से बिजनेस के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है, इट मीन्स बिजनेस के लिए वो थ्रेट है. थ्रेट का मतलब खतरा और अपॉर्चुनिटी का मतलब है अवसर. यानी अगर इम्पैक्ट पॉजिटिव है तो वो बिजनेस के लिए अच्छी बात है, और अगर इम्पैक्ट नेगेटिव है तो वो बिजनेस के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट है, खराब बात है. इस स्लाइड में हमने क्या देखा कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट बिजनेस की वो सराउंडिंग है जिससे बिजनेस घिरा हुआ है,
और इस सराउंडिंग के अंदर कुछ फैक्टर, कुछ इंस्टीट्यूशन और कुछ फोर्सेस हैं जो बिजनेस के ऊपर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट तो डाल रहे हैं, लेकिन वो फैक्टर, वो इंस्टीट्यूशन और वो फोर्सेस क्या है, बिजनेस के कंट्रोल से बाहर है। इन फैक्टर, इंस्टीट्यूशन और फोर्सेस की वजह से बिजनेस के ऊपर दो तरीके का इम्पैक्ट आ सकता है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। अगर इम्पैक्ट आया पॉजिटिव, इट मींस बिजनेस की परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी और वो बिजनेस के लिए बिजनेस की अपॉर्चुनिटी बनेगी। और अगर इन फैक्टर की वजह से बिजनेस के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ, इट मींस बिजनेस की परफॉर्मेंस डाउन जाएगी और वो बिजनेस के लिए थ्रेट बनेगी, बिजनेस के लिए खतरा बनेगी। सबसे बेस्ट एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल मैं दूं, पहले काम होता था मैनुअली। मैनुअली भी क्या होता है, कोई भी रिपोर्ट तैयार करनी होती थी, कोई भी अगर नोटिंग करनी होती थी तो क्या करते थे, नोटबुक के अंदर नोट करते थे। बट अब क्या है, अब जमाना है डिजिटलाइजेशन का, तो पूरा काम जो पहले पेपर वर्क में होता था, आज वो कंप्यूटराइज्ड हो गया है। तो अगर किसी भी बिजनेस ने कंप्यूटराइज, जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हुई, अगर किसी बिजनेस ने उसी टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लिया, तो वो बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी बन गई। अगर वो पर्सन, सॉरी, वो बिजनेस जो पहले भी मैनुअली वर्क कर रहा था, यानी पहले भी पेपर वर्क कर रहा था और आज भी पेपर वर्क कर रहा है, यानी उसने अपने आप को इस टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग नहीं डाला, तो वो बिजनेस के लिए क्या बन जाएगा, थ्रेट बन जाएगा और बिजनेस की पोजीशन अप की बजाय डाउन होती चली जाएगी। तो नीचे वाले बिजनेस ने अपने आप को एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं एडजस्ट किया, बट ऊपर वाले बिजनेस ने जिस तरीके से एनवायरमेंट में चेंज हुआ, यानी टेक्नोलॉजी अप हुई, उसी अकॉर्डिंग अपने आप अपने बिजनेस को क्या कर लिया, अप कर लिया, तो वो बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी बनी और ये बिजनेस के लिए थ्रेट बन गई और बिजनेस डिक्लाइन पोजीशन में चलता चला गया। तो ये है बिजनेस एनवायरमेंट का सिर्फ मीनिंग, क्योंकि जब तक हमें मीनिंग क्लियर नहीं होगा तब तक हमें फैक्टर का पढ़े ना पढ़े कोई मतलब नहीं है। अब हम पढ़ेंगे इसी अपॉर्चुनिटी और थ्रेट से रिलेटेड क्या है, एक परफॉर्मेंस, एक टेक्निक है, वो देखिए। अब देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट को हम आगे डिस्कस करने से पहले एक स्वोट एनालिसिस, एक टेक्निक पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखो, स्वोट है क्या, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। तो हमें एक बिजनेस की स्ट्रेंथ को देखना है, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को देखना है। तो देखो, इसको हम एक डायग्राम से पढ़ते हैं। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, मैंने चार बॉक्स के अंदर चार पॉइंट नोट कर दिए। अब जो स्ट्रेंथ और जो वीकनेस है वो बिजनेस के इंटरनल ओरिजिन के अंदर आते हैं, और जो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट है वो बिजनेस के एक्सटर्नल ओरिजिन के अंदर आते हैं। यानी ये वो फैक्टर है जो बिजनेस को इंटरनली इफेक्ट कर रहे हैं, और ये है अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, ये बिजनेस को एक्सटर्नली इम्पैक्ट डाल रहे हैं बिजनेस के ऊपर। दूसरा पॉइंट नोट करना, अगर स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी है तो ये बिजनेस के लिए हेल्पफुल है, वो कैसे हम देखेंगे। और अगर कोई वीकनेस है और अगर कोई थ्रेट है तो वो बिजनेस के लिए हार्मफुल है। कैसे, देखो, बात हो रही है सबसे पहले स्ट्रेंथ की। तो बिजनेस की स्ट्रेंथ क्या है, मान लो बिजनेस के पास में टेक्नोलॉजी एकदम अपडेट है, साथ में बिजनेस के पास जितना बजट की रिक्वायरमेंट है उतना बजट भी सफिशिएंट है। तो ये क्या है, बिजनेस के इंटरनल ओरिजिन के अंदर आते हैं, यानी बिजनेस के अंदर बजट सफिशिएंट है। बिजनेस जिस टेक्नोलॉजी को एट प्रेजेंट यूज कर रहा है वो टेक्नोलॉजी भी क्या है, बिल्कुल अपडेटेड टेक्नोलॉजी है। तो ये बिजनेस के इंटरनल ओरिजिन के अंदर आते हैं और इसकी वजह से बिजनेस को हेल्प मिलती है। क्या हेल्प मिलेगी, बिजनेस ग्रो करेगा। सेकंड पॉइंट है वीकनेस। अब इसी पॉइंट को लीजिए, बिजनेस के पास में जो मशीन है वो बिल्कुल पुरानी टेक्नोलॉजी की है, साथ में बिजनेस के पास में बजट की कमी है। तो ये क्या है, ये दोनों ही चीज बिजनेस के लिए नुकसानदायक है, लेकिन है तो ये इंटरनल ओरिजिन है, तो ये दोनों इंटरनल फैक्टर कि बिजनेस के पास जो टेक्नोलॉजी एट प्रेजेंट है वो पुरानी है, साथ में बजट भी नहीं है। बात हो रही है इंटरनल पॉइंट की। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी। अब बिजनेस को अपॉर्चुनिटी बाहर से मिलती है, तो ये क्या है, ये एक्सटर्नल ओरिजिन के अंदर आता है। जैसे कि मान लो अभी होली आ रही है, तो होली के ऊपर एक ऑफर आया है कि अगर आप बल्क के अंदर रॉ मटेरियल को परचेज करोगे तो हम आपको डिस्काउंट देंगे। तो ये बिजनेस के लिए, बिजनेस के सामने वो एक अपॉर्चुनिटी है।
अगर हमारे पास सफिशिएंट बजट हुआ तो हम इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा लेंगे और इससे बिजनेस को हेल्प मिलेगी, क्योंकि रॉ मटेरियल हमें बल्क में परचेज करने की वजह से उसकी कॉस्ट कम आई है। ये क्या है? ये एक्सटर्नल ओरिजिन, यानी बाहर से कंपनी के पास ऑफर आया है। नेक्स्ट है थ्रेट। थ्रेट का मतलब है बिजनेस के लिए खतरा। अब मान लो कि सामने से ऑफर आया था कि होली ऑफर है कि अगर आप बल्क में गुड्स परचेज करते हो तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। बट हमने क्या किया, अपॉर्चुनिटी हमारे सामने ऑफर आया था बट हमारे पास इतनी सफिशिएंट बजट नहीं था तो हम रॉ मटेरियल को उस कम कीमत पर परचेज नहीं कर पाए। तो इससे क्या बिजनेस को नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? तो ये क्या था, ये एक्सटर्नल ओरिजिन था और इससे बिजनेस को नुकसान हुआ है, ये बिजनेस के लिए हार्मफुल है। तो पॉइंट जो नोट करना है कि स्ट्रेंथ एंड वीकनेस दोनों इंटरनल ओरिजिन के अंदर इंक्लूड होते हैं और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट दोनों एक्सटर्नल ओरिजिन के अंदर आते हैं। हर बिजनेस के लिए उसकी स्ट्रेंथ यानी उसके पास बजट अच्छा है, उसके पास जो मशीन है वो बिल्कुल अपडेटेड टेक्नोलॉजी की है, तो वो बिजनेस के लिए हेल्पफुल होगी, उससे बिजनेस ग्रो करेगा। बिजनेस की अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा लिया, बिजनेस ने रॉ मटेरियल को कम कीमत पर परचेज किया तो बिजनेस को हेल्प मिली है। दूसरा पॉइंट है वीकनेस का और थ्रेट का। ये दोनों बिजनेस को नुकसान पहुंचाते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसी भी तरीके से। तो देखो मैंने इधर लिखा है स्ट्रेंथ के अंदर मान लो बिजनेस का ब्रांड नेम एकदम अच्छा है, बिजनेस का ब्रांड नेम काफी लोगों की मतलब पूरी इंडिया के अंदर, मान लो वर्ल्ड छोड़ो, पूरी इंडिया के अंदर ब्रांड नेम से क्या है हर कोई पर्सन जानता है। इंटरनल फैक्टर की बात करें, स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ है इंटरनल ओरिजिन, इंटरनल फैक्टर। और दूसरा टीम स्किल बहुत अच्छी है कंपनी की, यानी जो बिजनेस के अंदर जो काम कर रहे हैं वो पर्सन मिलजुल कर काम करते हैं, तो ये बिजनेस के लिए पॉजिटिव पॉइंट है। तो बिजनेस की स्ट्रेंथ यानी बिजनेस को इससे हेल्प मिलेगी। दूसरा पॉइंट है वीकनेस। वीकनेस में क्या है, मान लो बजट की कमी है बिजनेस के पास, पुरानी टेक्नोलॉजी है, तो इससे बिजनेस को नुकसान होगा और ये बिजनेस को इससे क्या होगा, नुकसान होगा, है तो ये भी इंटरनली। तीसरा है बिजनेस के सामने अपॉर्चुनिटी आई है। अपॉर्चुनिटी बाहर से आती है बिजनेस के पास में। अपॉर्चुनिटी थी कि नई टेक्नोलॉजी आ गई है, अगर बिजनेस ने नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया तो बिजनेस के लिए हेल्पफुल होगा और बिजनेस ग्रो करेगा। अगर नई टेक्नोलॉजी आई बट हमने उसको अडॉप्ट नहीं किया तो हम तो पीछे रह जाएंगे। थ्रेट, ये थ्रेट क्या है? यही, क्योंकि हमने जो टेक्नोलॉजी आई थी उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट ही नहीं किया तो ये बिजनेस के लिए खतरा बन गई। जैसे गवर्नमेंट ने पॉलिसी में चेंज किया, अब कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट ने क्या किया था, सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस को मर्ज करके एक टैक्स बना दिया, जीएसटी। मान लो हमारा बिजनेस था और हमारा बिजनेस क्या है, पहले सभी इनडायरेक्ट टैक्स को कैलकुलेट करता था अपनी बुक्स में, बट हमने क्या है गवर्नमेंट की इस टैक्सेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को नहीं ढाला, नहीं एडजस्ट किया, तो नुकसान हमारे बिजनेस को हुआ। तो गवर्नमेंट की चाहे पॉलिसी हो चाहे कॉम्पिटिटिव फर्म हो, यानी मार्केट के सिनेरियो के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को एडजस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो वो चीज हमारे लिए खतरा बन जाएगी। तो ये है स्वोट। स्वोट की एक तो फुल फॉर्म याद होनी चाहिए आपको, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, और उसके बाद ये कंसेप्ट पता होना चाहिए। अब देखो इससे आगे का पॉइंट। अब अपन देखते हैं एक छोटा सा टॉपिक और इन्वायरमेंट स्केलिंग क्या है, यानी इन्वायरमेंट को क्या करना है, स्केल करना है। अब इन्वायरमेंट को स्केल करने की रिक्वायरमेंट क्यों है वो देखो। देखो कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ऐसे हैं, यानी कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर या कुछ इन्वायरमेंटल फोर्सेस ऐसे हैं जो बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं, चाहे इम्पैक्ट डायरेक्ट डालें चाहे इम्पैक्ट इनडायरेक्ट, बट बिजनेस के ऊपर उन फैक्टर का इम्पैक्ट जरूर पड़ता है। तो कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं जो बिजनेस के बाहर के फैक्टर हैं, बट वो बिजनेस के ऊपर क्या कर रहे हैं, इम्पैक्ट डाल रहे हैं। तो अगर कुछ फैक्टर बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट डाल रहे हैं, हालांकि वो फैक्टर एक्सटर्नल हैं, फिर भी बिजनेस को किसकी रिक्वायरमेंट है, फिर बिजनेस को रिक्वायरमेंट है इन्वायरमेंट को स्केल करने की। यानी एक्सटर्नल फैक्टर में जैसे जैसे चेंज होता जाएगा बिजनेस अपने आप को अपडेट करता रहेगा ताकि बिजनेस ग्रो करे। तो कुछ वो कौन से फैक्टर हैं जो बिजनेस को बाहर से इम्पैक्ट डाल रहे हैं। पहला है चेंज इन गवर्नमेंट टैक्सेशन पॉलिसी। अब गवर्नमेंट की पॉलिसी बिजनेस के एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर आते हैं। गवर्नमेंट ने अपनी टैक्स पॉलिसी में चेंज किया कि सभी इनडायरेक्ट टैक्स को मर्ज करके एक टैक्स रखा जाएगा, जीएसटी। तो
अपने आप को यानी हमारे बिजनेस को हमें गवर्नमेंट की टैक्स पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी चेंज, क्या टेक्नोलॉजी की चेंज की वजह से बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ता, इम्पैक्ट पड़ता है। एट प्रेजेंट सबसे ज्यादा अगर आज बोलबाला है तो वो एआई का है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग अगर हमने अपने आप को नहीं डाला तो हम काफी पीछे रह जाएंगे। हाल फिलहाल का एग्जाम्पल, चेंज इन फैशन एंड टेस्ट ऑफ कस्टमर, यानी कस्टमर के फैशन और टेस्ट के अंदर जो चेंज हो रहा है, आज क्या हो रहा है, आज इंडिया क्या है, वेस्टर्न लुक की तरफ ज्यादा झुक रहा है। तो अगर अपने आप को हम यानी हमारा बिजनेस अगर कस्टमर के फैशन के अकॉर्डिंग और कस्टमर के टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर एडजस्ट नहीं हुआ तो बिजनेस पीछे रह जाएगा। इंक्रीज इन कंपटीशन मार्केट, मार्केट के अंदर कॉम्पिटिटिव फर्म आ रही है और जैसा हम प्रोडक्ट बना रहे हैं सेम प्रोडक्ट हमारे कॉम्पिटिटिव फर्म बना रही है, लेकिन उन्होंने किया एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया और कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को छोड़ करके उस नए प्रोडक्ट की तरफ चल पड़े। तो क्या था, हमने मार्केट में हमारी कॉम्पिटिटिव फर्म की तरफ अगर ध्यान नहीं दिया तो बिजनेस पीछे रह जाएगा। तो ये वो एक्सटर्नल फैक्टर है बिजनेस के जो बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट डाल रहे हैं। इम्पैक्ट चाहे डायरेक्ट डले चाहे इनडायरेक्ट, बट बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है। तो बिजनेस को जरूरत है इन एक्सटर्नल फैक्टर की टाइम टू टाइम स्केलिंग करने की। तो ये जितने भी फैक्टर मैंने आपको बताए हैं, मैंने तो सिर्फ आपको 4 फैक्टर का एग्जांपल दिया है, फैक्टर बहुत सारे हैं। इसलिए बिजनेस को चाहिए कि इन्वायरमेंट का क्या करना है, पूरी तरीके से बिजनेस एनवायरमेंट के प्रति आपको अवेयर रहना है। जैसे जैसे मार्केट के अंदर चेंज होता रहे, चाहे वो सोशल एनवायरमेंट हो, चाहे वो पॉलिटिकल एनवायरमेंट हो, किसी भी तरीके के एक्सटर्नल फैक्टर में अगर कोई चेंज हुआ है तो हमें अपने बिजनेस को उसी तरीके के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ेगा, ढालना पड़ेगा, तभी बिजनेस क्या कर पाएगा, रन कर पाएगा। तो इन्वायरमेंट स्केलिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि बिजनेस के एक्सटर्नल फैक्टर में जो चेंज हो रहा है उस चेंज का हमें तभी पता चलेगा अगर हम एक्सटर्नल फैक्टर की तरफ यानी अगर हम बिजनेस के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की तरफ क्या रहे, अवेयर रहे। इसलिए हमें स्केलिंग की रिक्वायरमेंट है। अब हम देखेंगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट के क्या फीचर्स हैं। देखो, अब नेक्स्ट पॉइंट अपने पास फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी बिजनेस एनवायरनमेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या फीचर्स है। सबसे पहला पॉइंट टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर है। बिजनेस एनवायरनमेंट की बात हो रही है तो यानी बिजनेस के एक्सटर्नल फैक्टर की बात हो रही है। तो यहाँ पर बोला गया है कि एक्सटर्नल फैक्टर पर हमें ज्यादा फोकस करना है। इसका रीजन क्या है, देखो बिजनेस के इंटरनल जो फैक्टर होते हैं उनके ऊपर बिजनेस का पूरा कंट्रोल रहता है, बट बिजनेस के जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं उनके ऊपर बिजनेस का कंट्रोल ना के बराबर है। तो हमें पूरा फोकस किसके ऊपर करना है, बिजनेस के एक्सटर्नल फैक्टर पर। यानी एनवायरनमेंट के अंदर जो चेंज हो रहा है उस चेंज को हमें क्या करना है, स्केल करना है कि टाइम टू टाइम जो चेंज हो रहा है उसी चेंज के अकॉर्डिंग हमें अपने बिजनेस को भी अपडेट करना है। सेकंड है स्पेसिफिक एंड जनरल फैक्टर। अब देखो कुछ फैक्टर ऐसी हैं जो किसी सिर्फ एक फर्म पर इम्पैक्ट डालते हैं और कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो पूरी इंडस्ट्री के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। जो फैक्टर किसी एक स्पेसिफिक फर्म के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं उनको बोलते हैं स्पेसिफिक फैक्टर। एग्जाम्पल मैं दूं, मान लो कि हमारी एक कंपनी है ए लिमिटेड। ए लिमिटेड के अंदर इस मार्कर की मैन्युफैक्चरिंग होती है और इस मार्कर को बनाने के लिए रॉ मटेरियल, जो सप्लायर इस मार्कर का रॉ मटेरियल हमें सप्लाई करता था, अब उस सप्लायर ने मना कर दिया तो क्या हुआ, हमारा प्रोडक्शन बंद हुआ। तो क्या सिर्फ एक फर्म इम्पैक्ट हुई। जनरल फैक्टर के अंदर वो सभी फैक्टर इंक्लूड हैं जिनमें चेंज होने की वजह से पूरी इंडस्ट्री के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी। गवर्नमेंट ने थोड़े टाइम पहले क्या किया था, सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस को मर्ज करके एक टैक्स ले आई, जीएसटी। तो क्या जीएसटी का इम्पैक्ट यानी टैक्स के इस सिनेरियो में चेंज करने का इम्पैक्ट किसी एक फर्म पर हुआ था या पूरी इंडस्ट्री के ऊपर हुआ था। तो पूरी इंडस्ट्री पर इसका चेंज हुआ तो इसको बोलते हैं जनरल फैक्टर। तो स्पेसिफिक फैक्टर के अंदर वो फैक्टर इंक्लूड है जो किसी एक स्पेसिफिक फर्म पर इम्पैक्ट डालते हैं और जनरल फैक्टर के अंदर बिजनेस के एनवायरनमेंट के उन फैक्टर को इंक्लूड करते हैं जो पूरी इंडस्ट्री के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको जीएसटी का बता दिया। नेक्स्ट है इंटर रिलेटेडनेस। इंटर रिलेटेडनेस का मतलब है कि ये जो एक्सटर्नल फैक्टर है ये आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे, गवर्नमेंट ने एग्जाम्पल मैंने लिया इधर
FTP फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 और 2020 लास्ट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी थी जिसका सनसेट क्लोज था, यानी जो एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए बनाई गई थी वो है 2015 से 20 वाली पॉलिसी। उसके बाद में फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या बनती है, कंटिन्यू पीरियड के लिए बन रखी है, यानी गवर्नमेंट ने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का कोई टाइम फिक्स नहीं किया है। जब भी चेंज उसमें रिक्वायरमेंट होगी अपडेट की तो गवर्नमेंट अपडेट करती रहेगी, बट ये नहीं बताया है कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कितने साल के लिए। बात क्या है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी के अंदर चेंज करने की वजह से, गवर्नमेंट की पॉलिटिकल पॉइंट में चेंज करने की वजह से क्या बिजनेस की क्या इकोनॉमिक इफेक्ट नहीं हुआ था, क्या इकोनॉमी के अंदर जो बेनिफिट मिल रहे हैं उसका चेंज नहीं मिला है। तो एक फैक्टर यानी पॉलिटिकल फैक्टर में चेंज का इम्पैक्ट किसके ऊपर हुआ है, इकोनॉमिक फैक्टर के ऊपर भी हुआ है। तो एक फैक्टर में चेंज का इम्पैक्ट दूसरे फैक्टर पर हमें जरूर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है डायनेमिक नेचर है। अब बिजनेस एनवायरमेंट है, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है इन्वायरमेंट के अंदर, और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर कोई एक फैक्टर एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि काफी फैक्टर हैं, टेक्नोलॉजी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, सोशल एनवायरमेंट है। तो ये सभी फैक्टर आपस में इंटर रिलेटेड है। अब किस फैक्टर में कितना कब चेंज हो जाए ये क्या है, ये अनसर्टेन है। लेकिन ये क्या है, डायनेमिक का मतलब है कि चेंज होता रहेगा। अब देखो सबसे बेस्ट एग्जांपल दूं आपको मैं डायनेमिक चेंज का, पहले काम होता था पेपर वर्क, पूरा पेपर वर्क से क्या हो गया, पूरा काम कंप्यूटराइज होने लगा। अब कंप्यूटराइज सिस्टम के अंदर भी एडवांस वर्जन आ गया एआई का। तो ये क्या है, ये टेक्नोलॉजी के अंदर होने वाला चेंज है, कंटिन्यू चेंज है। तो क्या है, डायनेमिक नेचर है एक्सटर्नल। फिर है अनसर्टिनिटी। अब अनसर्टिनिटी का कंसेप्ट क्या था, क्या किसी ने कभी जब हमारा बर्थ हुआ था उस टाइम पर क्या किसी ने सोचा था कि 2025 और 2026 के अंदर एक टेक्निक आएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या कभी सोचा था। अनसर्टेनिटी है एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर, तो बिजनेस का ना तो कंट्रोल है और ना ही वो सर्टेन है कि किस फैक्टर में कब कितना चेंज होगा, ये किसी को नहीं पता। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटी। अब बिजनेस के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को स्केल करना इतना इजी नहीं है। क्यों, क्योंकि सभी फैक्टर एक दूसरे से रिलेटेड है। कब गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी के अंदर चेंज करेगी, कब टेक्नोलॉजी कब कहाँ किस लेवल तक जाएगी, ये किसी को नहीं पता। नेक्स्ट है रिलेटिविटी। रिलेटिविटी का बता दिया आपको कि सभी फैक्टर आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। एक फैक्टर में चेंज का इम्पैक्ट दूसरे फैक्टर पर होगा ही होगा, चाहे कम हो या ज्यादा। अब हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी बिजनेस एनवायरनमेंट को जो चेंज हो रहा है उस इन्वायरमेंट का, अगर हमने टाइम रहते उसको अपने बिजनेस को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया तो उससे हमें फायदा क्या मिलेगा। तो पहला हमारे पास है फर्स्ट मूवर एडवांटेज, जिसने पहला फायदा उठाया वो जीत गया। टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज हुआ। अब टेक्नोलॉजी के अंदर मैंने इधर बताया था डायनेमिक नेचर वाला एग्जांपल कि पहले पेपर वर्क से काम होता था, पेपर वर्क से काम शिफ्ट हो गया कंप्यूटराइज सिस्टम पर, और कंप्यूटराइज के अंदर भी एडवांस वर्जन आ गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब जो पर्सन जो बिजनेसमैन इस टेक्नोलॉजी को जितनी जल्दी अडोप्ट करेगा वो उतनी ही जल्दी सक्सेस हासिल करेगा। तो यानी जो फर्स्ट मूवर बनेगा उसी को सबसे पहला सबसे ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। दूसरा है वार्निंग सिग्नल। अगर एनवायरनमेंट के अंदर चेंज हुआ और अगर हमने उस एनवायरनमेंट के अंदर जो चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को एडजस्ट नहीं किया तो वो क्या बन जाएगा, हमारे बिजनेस के लिए वार्निंग बन जाएगी। और वो क्या होगा, वो सभी अपॉर्चुनिटी नहीं बनेंगी, हमारे लिए थ्रेट बन जाएगी। नेक्स्ट है टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज है। अब एक बिजनेस क्या होता है कि एनवायरनमेंट के अंदर एग्जिस्ट करता है, एक सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करता है, वहां के रिसोर्सेज को यूज करता है, वहां के रॉ मटेरियल है, सोसाइटी के अंदर से ही उसे लेबर मिलती है। तो एक बिजनेस सोसाइटी के अंदर रह करके, सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट रह करके ही पूरे रिसोर्सेज का फायदा उठाता है। तो जो रिसोर्सेज यूज कर रहा है उनको बेटर वे के अंदर यूज करना है, चाहे प्लांट हो, मशीनरी हो, चाहे रॉ मटेरियल हो, तो उनका बेस्ट वे में यूज करना है ताकि इन्वायरमेंट को ज्यादा नुकसान हो। फिर उसके बाद है कोपिंग विद रैपिड चेंज। हमें क्या करना है, जितना जो चेंज होता जा रहा है उस चेंज के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या करना है, उस चेंज को कॉपी करना है। एग्जाम्पल देखो नोकिया, एक टाइम था नोकिया कंपनी फोन के मामले में सबसे टॉप थी,
लेकिन नोकिया क्या करती थी, नोकिया भी कीपैड फोन बनाती थी, सैमसंग है, एयरटेल है, सभी बनाती थी। बट जैसे ही एंड्रॉइड वर्जन आया तो नोकिया ने एंड्रॉइड वर्जन को अडोप्ट नहीं किया, यानी जो चेंज आया उस चेंज को नोकिया ने कॉपी नहीं किया, अडोप्ट नहीं किया, और नोकिया मार्केट से बाहर निकल गई। इसी की कॉम्पिटिटिव फर्म थी सैमसंग है, एप्पल है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने मार्केट के अंदर जितना चेंज आया, यानी मार्केट के अंदर नई टेक्नोलॉजी आ गया था, एंड्रॉइड वर्जन आ गया था फोन का, इन्होंने अपने आप को अपडेट किया और ये आज मार्केट के अंदर सबसे टॉप पर है। तो जितना चेंज हो रहा है उस चेंज के अकॉर्डिंग अपन, अगर अब उस चेंज को हमने कॉपी कर लिया तो बिजनेस ग्रो, और अगर हमने उस चेंज को अडोप्ट नहीं किया तो नोकिया के जैसे डिक्लाइन पोजीशन। नेक्स्ट है असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। हमें बिजनेस के एनवायरनमेंट को स्कैन करना है और उसी एनवायरनमेंट में जितना चेंज हो रहा है उस चेंज के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, अपनी प्लानिंग करनी है और हमारी पॉलिसी का फॉर्मुलेशन करना है। तो ये हमें इंपॉर्टेंस, इससे फायदा क्या होगा, बिजनेस में जितना चेंज हो रहा है, सॉरी बिजनेस के एनवायरनमेंट में जो चेंज हुआ, मान लो टेक्नोलॉजी का पॉइंट, मान लो गवर्नमेंट ने कोई नई पॉलिसी निकाल दी, उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमें हमारे बिजनेस को सेट करना पड़ेगा, तभी हमें क्या मिलेगा, बिजनेस के एनवायरनमेंट का फायदा मिल सकेगा। फिर है इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। अगर हम ये जो चेंज हो रहा है एनवायरनमेंट के अंदर, अगर बिजनेस एनवायरनमेंट के चेंज की तरफ कॉन्शियस रहा और टाइम टू टाइम अपने बिजनेस को अपडेट रखा तो बिजनेस ग्रो की पोजीशन में जाएगा, यानी बिजनेस की पोजीशन इंप्रूव होगी, नहीं तो बिजनेस डिक्लाइन की सिचुएशन में आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम आज की वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब देखो कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के दो कंपोनेंट्स हैं, एक है इंटरनल एनवायरनमेंट और दूसरा है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी कुछ है इंटरनल फैक्टर और कुछ है हमारे पास में एक्सटर्नल फैक्टर। अब देखो सबसे पहले जो इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है, इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर जो फैक्टर होते हैं, यानी इंटरनल फैक्टर हैं जिस पर बिजनेस की मैनेजमेंट का पूरा कंट्रोल रहता है। अब ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो बिजनेस के इंटरनल फैक्टर हैं और उन सभी इंटरनल फैक्टर के ऊपर बिजनेस की मैनेजमेंट का पूरा कंट्रोल है, जैसे कि बिजनेस के ऑब्जेक्ट क्या है, बिजनेस की पॉलिसी मेकिंग पर पूरा कंट्रोल है, बिजनेस का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसके ऊपर भी बिजनेस का पूरा कंट्रोल है। तो इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर वो फैक्टर इंक्लूड है जिन फैक्टर के ऊपर एक बिजनेस का पूरा कंट्रोल रहता है, जैसे कि बिजनेस का ऑब्जेक्ट, बिजनेस के रिगार्डिंग कोई पॉलिसी मेकिंग का काम, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, प्रोडक्शन मेथड और प्रोडक्शन कैपेसिटी। अब क्या प्रोडक्शन का किस मेथड से हम प्रोडक्ट बनाएंगे, हमारे प्रोडक्ट बनाने की कैपेसिटी क्या होगी, यानी एक दिन के अंदर हम कितनी यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे, ये बिजनेस डिसाइड करेगा, ये बिजनेस की मैनेजमेंट डिसाइड करेगी। तो ये वो फैक्टर हैं जिसके ऊपर बिजनेस का पूरा कंट्रोल है। दूसरा है एक्सटर्नल फैक्टर है, यानी ये वो फैक्टर हैं जिसके ऊपर बिजनेस का कंट्रोल नहीं है। अब इन्हीं एक्सटर्नल फैक्टर को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, एक माइक्रो और दूसरा है मैक्रो। माइक्रो इन्वायरमेंट और जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट, और दूसरा हमारे पास मैक्रो इन्वायरमेंट या फिर बोलते हैं जिसको जनरल इन्वायरमेंट। तो पहला पॉइंट जो नोट करना है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर वो फैक्टर इंक्लूड होते हैं जिनके ऊपर बिजनेस की मैनेजमेंट का कंट्रोल नहीं रहता है। अब इसमें दो पार्ट में क्लासिफाई किया हमने इनको। माइक्रो इन्वायरमेंट या ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट के अंदर क्या है, वो फैक्टर इंक्लूड है जो है तो एक्सटर्नल फैक्टर लेकिन किसी एक स्पेसिफिक फर्म के ऊपर इंपैक्ट डालते हैं, और मैक्रो इन्वायरमेंट या जनरल इन्वायरमेंट के अंदर वो फैक्टर इंक्लूड है जो है तो बिजनेस के बाहर के, यानी है तो एक्सटर्नल फैक्टर ही लेकिन वो पूरी इंडस्ट्री के ऊपर एक साथ इंपैक्ट डालते हैं। अब एक एग्जांपल इसका देती हूँ, जैसे सभी इनडायरेक्ट टैक्स को मर्ज करके एक टैक्स बनाया जीएसटी, क्या उसका इंपैक्ट किसी एक फर्म पर हुआ या पूरी इंडस्ट्री पर हुआ? तो जीएसटी यानी गवर्नमेंट की टैक्स पॉलिसी के अंदर जो चेंज हुआ है वो है एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर क्या था? इंटरनल फैक्टर का एग्जांपल मान लो कस्टमर है। अब कस्टमर के टेस्ट के अंदर चेंज हुआ, हमारा मार्कर क्या बनाते थे हम, मार्कर का प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब इस मार्कर की मैन्युफैक्चरिंग में जो कस्टमर है वो कोई चेंज चाहता है बट हमने वो चेंज नहीं किया, तो उससे क्या हुआ, हमारी कंपनी के जो कस्टमर थे वो टूट गए।
तो इससे इम्पैक्ट सिर्फ एक कंपनी पर हुआ, सिर्फ हमारे मार्कर की डिमांड कम हुई है, तो इम्पैक्ट सिर्फ एक फर्म पर हुआ है, तो उसको बोलते हैं माइक्रो इन्वायरमेंट या फिर ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट। अब देखो इसका इम्पैक्ट होता है, इन फैक्टर का जो इम्पैक्ट होता है वो किसी एक स्पेसिफिक फर्म पर होता है, और इन फैक्टर में चेंज होने का जो इम्पैक्ट होता है वो पूरी इंडस्ट्री के ऊपर होता है। एग्जाम्पल बता दिया टैक्स वाला, एग्जाम्पल बता दिया कस्टमर का। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कुछ ऑप्शन दे देगा आपको और बताएगा कि बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन माइक्रो इन्वायरमेंट का है या फिर मैक्रो इन्वायरमेंट का। एक तो नाम ध्यान रखना है, माइक्रो इन्वायरमेंट का दूसरा नाम है ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट, और मैक्रो इन्वायरमेंट का दूसरा नाम है जनरल इन्वायरमेंट। तो माइक्रो इन्वायरमेंट के अंदर कौन से फैक्टर इंक्लूड हैं? कस्टमर, सप्लायर, कॉम्पिटिटर्स, पब्लिक और मार्केट इंटरमीडिएटर्स। ये वो फैक्टर हैं जो एक बिजनेस को एक्सटर्नल तरीके से इम्पैक्ट तो डाल रहे हैं, लेकिन किसी एक स्पेसिफिक फर्म पर इम्पैक्ट डाल रहे हैं। यहां पर क्या है, देखो मैंने इधर लिखा है पॉइंट एक पेस्टल एनालिसिस। पेस्टल एनालिसिस की एक बार पेपर के अंदर फुल फॉर्म भी पूछी हुई है। पॉलिटिकल फैक्टर है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक इन्वायरमेंट और लीगल इन्वायरमेंट। तो ये क्या है, ये अपने पास पेस्टल की फुल फॉर्म है। अब पेस्टल एनालिसिस के अंदर क्या क्या इंक्लूड करते हैं? पहला हमारे पास है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, दूसरा हमारे पास है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, और तीसरा हमारे पास है सोशल एनवायरमेंट, और चौथा टी से हमारे पास है टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट, और ई से वही इकोनॉमिक एनवायरमेंट दोबारा देख लीजिए, और एल से हमारे पास है लीगल एनवायरमेंट। तो इन पांचों इन्वायरमेंट को अपने को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? एक क्वेश्चन तो इंटरनल इन्वायरमेंट से बन सकता है कि इनमें से कौन सा फैक्टर है वो इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर आता है। दूसरा क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि इनमें से कौन सा फैक्टर है जो जो माइक्रो इन्वायरमेंट है या फिर मैक्रो इन्वायरमेंट का पार्ट है। एक पॉइंट ये पूछा जाएगा इनके अंदर से, इनके अंदर के पॉइंट है, सब पॉइंट वो भी मैं आपको नोट करवाऊंगी कि कौन सा फैक्टर तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आएगा और कौन सा फैक्टर है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में आएगा, कौन सा फैक्टर है वो सोशल इन्वायरमेंट में आएगा, यानी इनके अंदर के सब पॉइंट पूछे जाएंगे। तो आपको ये डायग्राम बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए। पॉइंट क्या नोट करना है? इंटरनल इन्वायरमेंट के ऊपर बिजनेस का पूरा कंट्रोल रहता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के ऊपर बिजनेस का कंट्रोल नहीं रहता है। उसमें भी दो पॉइंट है, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो इन्वायरमेंट के अंदर वो फैक्टर इंक्लूड होते हैं जिनका इम्पैक्ट तो बिजनेस के ऊपर होगा, यानी ये फैक्टर भी बिजनेस के कंट्रोल से बाहर है, बट इनका इम्पैक्ट किसी एक सिंगल फर्म पर होगा। और ये वो फैक्टर हैं जिनका इम्पैक्ट किसी एक स्पेसिफिक फर्म पर नहीं बल्कि पूरी इंडस्ट्री के ऊपर एक जैसा इम्पैक्ट डालेगा। यहां तक नोट करना। एक पॉइंट और नोट करना, मेरे पास स्पेस की कमी है, आप नोट करना, ये जो इंटरनल इन्वायरमेंट के फैक्टर हैं, यानी यहां से यहां तक, इन इंटरनल इन्वायरमेंट के फैक्टर को का एनालिसिस करना क्या कहलाता है? वैल्यू चेन एनालिसिस। क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इंटरनल इन्वायरमेंट के जो फैक्टर हैं उन फैक्टर का एनालिसिस करने को हम बोलते हैं वैल्यू चेन एनालिसिस। तो सबसे पहले अब मैं आपको बताती हूँ कि वैल्यू चेन एनालिसिस क्या है। इतना नोट कर लिया आपने? अब देखो, अब देखो वैल्यू चेन अप्रोच क्या है। तो वैल्यू चेन अप्रोच क्या है कि बिजनेस के जो इंटरनल फैक्टर हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट के जो इंटरनल फैक्टर हैं, उन इंटरनल फैक्टर का एनालिसिस किया जाता है वैल्यू चेन अप्रोच से। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के इंटरनल फैक्टर की जो स्टडी की जाती है, जो इंटरनल फैक्टर का एनालिसिस किया जाता है, वो इसी अप्रोच के थ्रू किया जाता है। अब वो एनालिसिस हम करते क्यों हैं? बिजनेस के इंटरनल फैक्टर तो बिजनेस के कंट्रोल में है, फिर उनका एनालिसिस करने की रिक्वायरमेंट क्या है वो भी देखेंगे हम। पहले इसका प्रॉपर मीनिंग देखो वैल्यू चेन अप्रोच का, यानी वैल्यू चेन अप्रोच या वैल्यू चेन एनालिसिस क्या है। इतना पता चल गया कि बिजनेस के इंटरनल फैक्टर का क्या करती है? एनालिसिस करती है। लेकिन एनालिसिस क्यों करती है? देखो वैल्यू चेन अप्रोच क्या है? एक स्ट्रेटेजिक एनालिसिस टूल है ये, जो बिजनेस के उन एक्टिविटी को ट्रैक करता है जो प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्रोडक्ट की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं। ये क्या कर रहा है? बिजनेस की उन एक्टिविटी को ट्रैक करेगा। ये कौन सी एक्टिविटी है? ये दो तरीके की एक्टिविटी है, एक प्राइमरी एक्टिविटी, दूसरी स्पोर्टिव एक्टिविटी। उनको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे।
बट क्या देखो अभी इसकी डेफिनेशन क्या है कि वैल्यू चेन एनालिसिस एक एनालिसिस टूल है जो बिजनेस की उन एक्टिविटी को ट्रैक करेगा जिन एक्टिविटी की वजह से प्रोडक्ट की क्वालिटी में और प्रोडक्ट की वैल्यू के अंदर क्या किया जा सकता है, इंक्रीज किया जा सकता है। यानी एक तरीके से हम बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट बना सकते हैं। उन एक्टिविटी का एनालिसिस करने की टूल और टेक्निक को बोलते हैं हम वैल्यू चेन एनालिसिस। अब सबसे पहला पॉइंट ये दिया किसने था, वैल्यू चेन अप्रोच दी किसने थी, ये मिचेल पोर्टर ने दी थी। मिचेल पोर्टर ने वैल्यू एनालिसिस टूल दिया था। इस टूल का मेन रीजन था कि बिजनेस के अंदर उन एक्टिविटी को ट्रैक करो जो प्रोडक्ट की क्वालिटी को और प्रोडक्ट की वैल्यू को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। अब वो एक्टिविटी कौन सी है वो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, बट अभी देखो 1985 के अंदर मिचेल पोर्टर ने वैल्यू चेन एनालिसिस अप्रोच दी थी और इनकी बुक कौन सी थी, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के अंदर इन्होंने इसका जिक्र किया था। अब रीजन क्या है कि हम ऐसा क्यों करते हैं, हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का फायदा उठा करके बिजनेस की एफिशिएंसी को बढ़ाना है। इसलिए हम क्या चाहते हैं, इसलिए हम बिजनेस के इंटरनल फैक्टर का एनालिसिस करना चाहते हैं कि जो हमारी कॉम्पिटिटिव फर्म है उनके कंपैरिजन में हमारा प्रोडक्ट किस तरीके से बेस्ट बने, किस तरीके से हम बेस्ट एफिशिएंसी का फायदा उठाएं, यानी हमारा प्रोडक्ट अव्वल होना चाहिए बेस्ट। तो आपको वैल्यू चेन अप्रोच किसने दी थी, मिचेल पोर्टर ने 1985 के अंदर अपनी बुक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के अंदर बताया गया था। दूसरी बात, इसका मीनिंग क्या है, वैल्यू चेन अप्रोच बिजनेस इन्वायरमेंट के इंटरनल फैक्टर का एनालिसिस करती है। एनालिसिस क्यों करती है, एनालिसिस करती है कि हम उन एक्टिविटी को ट्रैक कर पाए जो बिजनेस की प्रोडक्ट की क्वालिटी और वैल्यू को इंक्रीज कर सके। तो अब हम देखेंगे उन एक्टिविटी को, यानी वैल्यू चेन अप्रोच के अंदर एक्टिविटी को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। एक होते हैं प्राइमरी एक्टिविटी और दूसरी होती है सपोर्टिव एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर इंक्लूड कौन सी आएंगी, रॉ मटेरियल का आना, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होना, फिर मार्केट में जाना सेल होने के लिए, ये होती है प्राइमरी एक्टिविटी एक बिजनेस की। सपोर्टिव एक्टिविटी के अंदर वो एक्टिविटी आती हैं जो प्राइमरी एक्टिविटी की हेल्प करती हैं। देखो अब देखो वैल्यू चेन अप्रोचेस के अंदर जो एक्टिविटी है उन एक्टिविटी को हमने दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, प्राइमरी एक्टिविटी और सपोर्टिव एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी का काम क्या है, यानी जो काम बिजनेस के अंदर हो रहा है, यानी मान लो हमारा बिजनेस है चिप्स बनाने का, हम पोटैटो लेके आते हैं और पोटैटो को चिप्स में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर प्राइमरी एक्टिविटी होगी, पहली एक्टिविटी इनबाउंड लॉजिस्टिक। इनबाउंड का मतलब है कि रॉ मटेरियल अंदर आएगा, यानी हम क्या परचेज करेंगे, पोटैटो परचेज करेंगे। तो रॉ मटेरियल को परचेज करना और स्टोर करना किसके अंदर इंक्लूड होगा, इनबाउंडिंग लॉजिस्टिक के अंदर, यानी ये पहला स्टेप है। दूसरा है ऑपरेशन। ऑपरेशन के अंदर किसमें कन्वर्ट कर दिया, पोटैटो को चिप्स में कन्वर्ट कर दिया। ऑपरेशन के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, यानी कोई चीज बन रही है। रॉ मटेरियल इन हुआ, रॉ मटेरियल को यहाँ पर इस प्रोसेस के थ्रू क्या कर रहे हैं, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सेकंड प्रोसेस के बाद अपने पास आएगी थर्ड, आउटबाउंडिंग लॉजिस्टिक। आउटबाउंड लॉजिस्टिक के अंदर है कि जो चिप, यहाँ पोटैटो था, पोटैटो को परचेज करने हमने चिप्स में कन्वर्ट कर दिया। रॉ मटेरियल पोटैटो को हमने ऑपरेशन के थ्रू चिप्स में कन्वर्ट कर दिया, यानी फिनिश गुड्स बना दिया। अब उस फिनिश गुड्स को कस्टमर तक पहुंचाने का काम किसके अंदर होता है, आउटबाउंड लॉजिस्टिक के अंदर। आउटबाउंडिंग लॉजिस्टिक के अंदर कस्टमर तक गुड्स को पहुंचाया जाएगा। और फोर्थ नंबर पर क्या करेंगे, मार्केटिंग एंड सेल्स करेंगे। हमारी चिप्स की तरफ लोगों का ध्यान अट्रैक्ट करेंगे, इसके लिए हम एडवर्टाइजमेंट का सहारा लेंगे। तो मार्केटिंग और सेल्स करने के बाद फिफ्थ नंबर पर आती हैं आफ्टर सेल सर्विसेज, यानी आफ्टर सेल सर्विसेज किसके अंदर इंक्लूड होंगी, सर्विसेज के अंदर। तो प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर टोटल 5 एक्टिविटी इंक्लूड है, इनबाउंडिंग लॉजिस्टिक, ऑपरेशन, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, उसके बाद है मार्केटिंग एंड सेल्स और लास्ट में है सर्विसेज। यहाँ पर रॉ मटेरियल को परचेज करेंगे और उसको स्टोर करेंगे। ऑपरेशन के अंदर गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। आउटबाउंड के अंदर कस्टमर तक गुड्स को पहुंचाने का काम करेंगे। यहाँ पर
कस्टमर को उस प्रोडक्ट के प्रति अवेयर कराएंगे। और यहाँ पर आता है हमारे पास सबसे लास्ट एक्टिविटी है आफ्टर सेल सर्विसेज। अब ये स्पोर्टिव एक्टिविटी कौन सी हैं जो इन प्राइमरी एक्टिविटी को बेस्ट वे के अंदर स्मूथली तरीके से करने के लिए जो हेल्प करती हैं उनको बोलते हैं स्पोर्टिव एक्टिविटी। तो इन स्पोर्टिव एक्टिविटी या हेल्पिंग एक्टिविटी के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटी इंक्लूड है? सबसे पहले है प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट का मतलब है कि ये सब बनाने के लिए, यहाँ से गुड्स को यहाँ तक पहुँचाने के लिए जिन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है वो रिसोर्सेज अवेलेबल करवाना है प्रोक्योरमेंट्स के। दूसरा है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, यानी जो अपडेट टेक्नोलॉजी है, यानी हमारे पास पहले पुरानी मशीन थी चिप्स बनाने की, बट एट प्रेजेंट मार्केट के अंदर एक अच्छी मशीन आ गई है तो हमने हमारी मशीन को रिप्लेस कर दिया, तो वो क्या है, वो स्पोर्टिव एक्टिविटी के अंदर आएगा, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के अंदर आएगा। नेक्स्ट है HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी सही पोस्ट के ऊपर सही पर्सन वाले, सही नॉलेज वाले पर्सन को अपॉइंट करना, उसको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देना, किसके अंदर इंक्लूड होगा, HRM के अंदर। नेक्स्ट है फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर। फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या इंक्लूड होगा कि फर्म किस तरीके से काम कर रही है, किस तरीके से काम बन रहा है, पूरी तरीके से फर्म का किस तरीके से, मतलब बिजनेस के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से पूरे सिस्टम की हेल्प कर रहा है। अब इधर मैंने एक पॉइंट नोट किया है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करना, पूरे सिस्टम समझ आ जाएगा, पूरा आपको वैल्यू चेन अप्रोच का मीनिंग समझ आ जाएगा। देखो ऑब्जेक्ट क्या है कि प्रॉफिट मार्जिन निकालना है। जो वैल्यू चेन अप्रोच है उसका डेफिनेशन, उसकी मीनिंग क्या बताई थी मैंने। वैल्यू चेन अप्रोच क्या है कि एक उन एक्टिविटी का क्या करेगी, एनालिसिस करती है जो कि प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्रोडक्ट की वैल्यू को इंक्रीज करती है। तो इनका मेन एम क्या है कि किसी भी तरीके से प्रोडक्ट की वैल्यू को बढ़ाओ, प्रोडक्ट की क्वालिटी को अप करो ताकि हमारा प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा निकले। अगर हम मान लो एग्जांपल लेते हैं पोटैटो का, जो हमने स्टार्टिंग में लिया था। हम पोटैटो की क्या करते हैं, मान लो हम ट्रेड कर रहे हैं पोटैटो की, बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं। तो पोटैटो अगर हम बेचते तो 20 रुपये पर केजी के हिसाब से पोटैटो सेल करते। लेकिन वैल्यू चेन अप्रोच ने क्या बोला कि आप क्यों ना इस प्रोडक्ट की क्वालिटी में चेंज करो, क्यों ना आप इस प्रोडक्ट की क्वालिटी के अंदर चेंज करो ताकि हम क्या अर्न कर पाए, प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर पाए। तो इस पोटैटो को हमने सेल ना करके, हमने पोटैटो को परचेज किया, ठीक है, लेकिन उसको हमने उसके ऊपर ऑपरेशन किया, उसको चिप्स में कन्वर्ट किया और देन उसको कस्टमर को अवेलेबल करवाया। तो पोटैटो को चिप्स में कन्वर्ट करके बेचा तो वही पोटैटो 200 रुपये पर केजी के हिसाब से बचे। यानी जो 20 रुपये पर केजी के हिसाब से हम पोटैटो सेल करते थे उसको हमने चिप्स में कन्वर्ट करके 200 रुपये पर केजी के हिसाब से सेल किया। तो क्या किया हमने वैल्यू इंक्रीज की है। तो वैल्यू चेन अप्रोच क्या बोलती है कि ये उन एक्टिविटी का एनालिसिस करती है कि किस तरीके से किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी को, किसी प्रोडक्ट की वैल्यू को इंक्रीज किया जाए। तो ये वो एक्टिविटी है जिनसे एक प्रोडक्ट की क्वालिटी इंक्रीज होती है। जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, प्राइमरी एक्टिविटी में रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दिया, यानी हमने पोटैटो से, आलू से हमने चिप्स बना ली। चिप्स बनाने के लिए हमें इन स्पोर्टिव एक्टिविटी की नीड हुई थी जो मैंने आपको यहाँ बताई। अब हम देखते हैं कि देखो इन कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर दो कंपोनेंट्स हैं, एक इंटरनल और दूसरा है एक्सटर्नल। इंटरनल का मैंने आपको बता दिया है कि इंटरनल फैक्टर के अंदर वो फैक्टर इंक्लूड है बिजनेस के जिनके ऊपर बिजनेस का फुल कंट्रोल है। एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर बिजनेस के वो फैक्टर इंक्लूड है जिनके ऊपर बिजनेस का कंट्रोल नहीं है। तो अब हम डिस्कस करेंगे बिजनेस के एक्सटर्नल फैक्टर को। अब देखो एक्सटर्नल या फिर जनरल फैक्टर है या फिर जनरल इन्वायरमेंट है। देखो दो इन्वायरमेंट है, एक तो इंटरनल इन्वायरमेंट जिसके ऊपर बिजनेस का फुल कंट्रोल है, दूसरा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जिसके ऊपर बिजनेस का कंट्रोल नहीं है। तो अब हम इन्हीं एक्सटर्नल या फिर जनरल इन्वायरमेंट को डिस्कस करते हैं। मैंने आपको एक बताया था पेस्टल एनालिसिस। इस पेस्टल एनालिसिस को ध्यान में रखना है। ये पेस्टल एनालिसिस क्या है, इसी इन्वायरमेंटल फैक्टर को कंबाइंड करके एक ट्रिक के तरीके से बनाया गया है। तो क्वेश्चन कई बार क्या बनता है कि जो पेस्टल एनालिसिस है वो इन्वायरमेंट के कौन से फैक्टर के या कौन से इन्वायरमेंट के ऊपर ध्यान देता है, यानी किन के कॉम्बिनेशन से बना है। तो वो बिजनेस के जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं
यानी बिजनेस का जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उनके कॉम्बिनेशन से बनाई गई एक टेक्निक है, एक एनालिसिस टूल है। तो देखो, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को हमने दो पार्ट में क्लासिफाई कर दिया। एक है हमारे पास इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, दूसरा है नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। अब इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर कौन सी एक्टिविटी इंक्लूड है? इकोनॉमी की बात हो रही है, यानी पैसे की बात हो रही है, यानी एक इकोनॉमी के ऊपर जो इम्पैक्ट हो रहा है एक इकोनॉमिकल फैक्टर की वजह से अगर बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है। नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है जिसमें इकोनॉमिक कंसेप्ट को छोड़ करके सोशल फैक्टर, टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट की पॉलिसी, वो सब इंक्लूड होंगे नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर। लेकिन चाहे हम इन एक्सटर्नल फैक्टर को इस तरीके से क्लासिफाई कर दें, लेकिन रहेंगे टोटल 5 तरीके के इन्वायरमेंट। पहले में कौन सा था? पी से है पॉलिटिकल, सेकंड है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट हमने यहां कंसीडर कर लिया। नेक्स्ट है सोशल, फिर है टेक्नोलॉजी, और फिर है इकोनॉमिक, और फिर है हमारे पास में लीगल। तो ये टोटल 5 ही तरीके के इन्वायरमेंट हैं और इन्हीं के कॉम्बिनेशन से क्या बना है? पेस्टल एनालिसिस बना है। तो ये पेस्टल एनालिसिस कंसेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई होगा, चाहे हम इसको अलग अलग कैटेगराइज कर दें। हमने क्या किया है? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को दो पार्ट में क्लासिफाई कर दिया। एक है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, दूसरा है नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर क्या होगा? कॉम्बिनेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसी और इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ए कंट्री। एक कंट्री के इकोनॉमिक सिस्टम का मीनिंग क्या है वो देखो, ये इन सब का कॉम्बिनेशन है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब है कि इंडिया की इकोनॉमी कैसी है? सोशलिस्ट इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, या फिर मिक्स्ड इकोनॉमी है। यानी यहाँ पर पूरी तरीके से गवर्नमेंट की चलती है, यहाँ पर पूरी तरीके से पब्लिक की चलती है, और मिक्स के अंदर गवर्नमेंट और पब्लिक का मिला जुला रूप है। तो इंडियन गवर्नमेंट क्या है, इंडियन इकोनॉमी क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है। दूसरा है इकोनॉमिक पॉलिसी है। इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा बनाएगी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, गवर्नमेंट के द्वारा बनाएगी टैक्सेशन पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, ये सब किसके अंदर इंक्लूड हैं? इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर। फिर है इकोनॉमिक कंडीशन। इकोनॉमिक कंडीशन के अंदर इंक्लूड होता है नेशनल इनकम, इंक्लूड होता है जनरल प्राइस लेवल, इंक्लूड होता है रेट ऑफ रिटर्न। तो ये सब पार्ट किसकी हैं? इन सब का कॉम्बिनेशन बनता है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। अब मान लो इनमें से किसी भी एक पॉइंट के अंदर हल्का सा चेंज हुआ तो क्या बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट नहीं होगा। अब देखो, अगर हमारी इकोनॉमी क्या है? इंडियन इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है, यानी हमारी क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है, सरकार और पब्लिक दोनों की मिली जुली चलती है। तो क्या हमारे इंडिया के अंदर बिजनेस कर रहे हैं और हम बिजनेस कर रहे हैं यूएसए के अंदर, क्या दोनों चीज अलग अलग नहीं होंगी? इंडिया के अंदर क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी है और यूएसए के अंदर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। तो क्या बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा? पड़ेगा इस चीज का इंपैक्ट। मान लो रेट ऑफ रिटर्न में चेंज कर दिया, आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर चेंज कर दिया। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाई कर दिया तो मार्केट के अंदर से पैसा निकाल लेगी, क्योंकि मार्केट में पैसा, लोग लोन कम लेंगे तो मार्केट में पैसा कम होगा, लोगों की डिमांड कम होगी, प्रोडक्शन कम होगा। इसी तरीके से एफटीपी है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है। अब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में बाउंडेशन लगा दिया गवर्नमेंट ने कि आप ये आर्टिकल्स हैं, इन आर्टिकल्स का आप फॉरेन से ट्रेड नहीं कर सकते, इन आर्टिकल का आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, या कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जिनका आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। और हमारा मान लो गवर्नमेंट ने जिस प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट करने पर बाउंडेशन लगाई, हमारे उसी आर्टिकल का मान लो क्या था? बिजनेस था। हम बिजनेस क्या कर रहे थे? मार्कर को बना करके हम एक्सपोर्ट कर रहे थे। गवर्नमेंट ने बाउंडेशन लगा दिया कि अब मार्कर इंडिया से बाहर नहीं जाएंगे, हमारा बिजनेस तो ठप हो गया। तो गवर्नमेंट के एक डिसीजन की वजह से, एक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में एक डिसीजन की वजह से क्या हमारा बिजनेस के ऊपर, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की वजह से क्या हमारा बिजनेस इंपैक्ट नहीं हुआ है। तो ये वो फैक्टर हैं जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। फिर हमारे पास है नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इसके अंदर है सोशल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट और लीगल इन्वायरमेंट, यानी कुछ फैक्टर हैं जो इनके अंदर इंक्लूड होंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? मान लो इकोनॉमिक सिस्टम दे दिया, इकोनॉमिक पॉलिसी दे दी और इकोनॉमिक कंडीशन दे दिया, और बताओ कि इनमें से कौन सा फैक्टर है जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का फैक्टर है। या फिर पूछ लिया जाएगा इनमें से कौन सा फैक्टर है, ये 3 दे दिए ऑप्शन के अंदर,
कि कौन सा फैक्टर है इनमें से बताओ जो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट का पार्ट है। तो इनमें से ये तीनों तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का पार्ट है, ये तीनों टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट का पार्ट नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा, ना तो ए सही है, ना तो बी सही है, ना तो सी ऑप्शन सही है, नन ऑफ द। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम देखेंगे नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के इन चारों इन्वायरमेंट के अंदर आने वाले सब फैक्टर। अब हमने इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के नेक्स्ट बाद आता है सोशल इन्वायरमेंट। अब देखो सोशल इन्वायरमेंट के अंदर अगर कोई चेंज हो रहा है, यानी अगर सोसाइटी के अंदर कोई चेंज हुआ, जैसे सोसाइटी के अंदर कस्टमर रहते हैं, कस्टमर के टेस्ट में, कस्टमर के चॉइस के अंदर, कस्टमर जो फैशन यूज कर रहा है उसके अंदर चेंज हो गया, तो क्या कस्टमर की चॉइस के अकॉर्डिंग, क्या सोसाइटी के अकॉर्डिंग बिजनेस के अंदर अपने आप में चेंज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो सोशल इन्वायरमेंट के अंदर हमने क्या देखा कि जो सोशल ट्रेंड चल रही है, जो फैशन है, जो लोगों की होप है, जो लेवल ऑफ एजुकेशन है या फिर जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, इन सभी फैक्टर के रिगार्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, अपने बिजनेस के अंदर चेंज करना पड़ेगा। बेस्ट एग्जांपल ले लो आप, ऑर्गेनिक फूड। हाल फिलहाल के अंदर कुछ टाइम से क्या है, लोग फूड की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, लोग खाने के अंदर ऑर्गेनिक फूड पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो बिजनेस को, जो बिजनेस ऑर्गेनिक फूड के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखकर अगर प्रोडक्ट बनाएगा तो बिजनेस ग्रो करेगा। लेकिन अगर किसी ने इस कंसेप्ट के ऊपर ना ध्यान दिया, फूड का बिजनेस कर रहा है और ऑर्गेनिक फूड के ऊपर अगर ध्यान नहीं दिया, तो वो बिजनेस पिछड़ जाएगा, क्योंकि अब ट्रेंड चल रहा है ऑर्गेनिक फूड का। मान लो फैशन है, इंडिया क्या है, इंडिया का ट्रेंड अब वेस्टर्न लुक की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो वेस्टर्न ट्रेंड को हम फॉलो कर रहे हैं इंडिया वाले। तो अगर वेस्टर्न ट्रेड को फॉलो करके हमने मान लो कपड़े नहीं बनाए, तो इंडिया की जो बिजनेस, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, बड़ी बड़ी कंपनी है, वो पिछड़ जाएंगी। तो हमें सोशल फैक्टर को ध्यान रखना चाहिए। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के अंदर क्या आता है, टेक्नोलॉजी टाइम टू टाइम कैसे चेंज हो रही है। कैसे पहले पेपर वर्क होता था, पेपर वर्क से हम कंप्यूटराइज सिस्टम पर आ गए, कंप्यूटराइज सिस्टम से हमने एआई को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो टाइम टू टाइम क्या कर रहा है, टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहा है। तो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के अंदर क्या है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी के अंदर इनोवेशन होगा, हमें टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल था, देखो यूपीआई के आने से पेमेंट का मोड चेंज हो गया। पहले हार्ड करेंसी में हम पेमेंट करते थे, अब यूपीआई के आने से हम सॉफ्ट करेंसी में पेमेंट करते हैं। तो क्या हुआ, टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ, उसी अकॉर्डिंग हमें अपने आप को ढालना पड़ा। अब आप देखोगे ना, सब्जी बेचने वाले भैया हैं, जूस बेचने वाले जो भैया हैं, वो उनके पास भी क्या है, वो भी यूपीआई के थ्रू पेमेंट लेते हैं। तो उन्होंने अपने आप का बिजनेस का लेवल चाहे छोटा हो, लेकिन उन्होंने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है साथ साथ। फिर नेक्स्ट है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के अंदर इंक्लूड क्या होता है, गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई जो भी रूल और रेगुलेशन है। गवर्नमेंट ने क्या है, गवर्नमेंट ने नए नए इनोवेशन लेके आई, स्किल इंडिया, मेड इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये सब क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई नई नई स्कीम है। इन्हीं स्कीम के अकॉर्डिंग क्या है कि मेड इन इंडिया के प्रोडक्ट पर ज्यादा ध्यान दिया गया इंडिया के अंदर। लगभग 2014 के बाद में 16, 17, 18 तक क्या है, इसके ऊपर बहुत ध्यान दिया गया था कि इंडिया, मेड इन इंडिया पर ज्यादा फोकस करो। तो ये सब क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ रूल रेगुलेशन है, उनको भी हमें अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट के अंदर है गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए लॉ, गवर्नमेंट के द्वारा पास किए गए कानून को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। कंपनी एक्ट बनाया गया पहले 1956 था, उसके बाद में 1956 में इसमें क्या कर दिया, अपडेट कर दिया और 2013 बना दिया। तो अब कंपनी एक्ट 2013 अप्लाई होता है हर कंपनी के ऊपर। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इन एक्ट के अंदर जैसे जैसे जो भी अपडेट किया जाता है, हमें अपने बिजनेस के अंदर भी उसी अपडेट को अप्लाई करना होता है, नहीं तो हम पिछड़ जाएंगे। एग्जाम्पल देखो आपका, सभी इनडायरेक्ट टैक्स को मर्ज करके क्या लेके आए, जीएसटी को। तो क्या आपने अभी कभी हाल फिलहाल के अंदर देखा है कि कोई कंपनी सेल्स टैक्स अलग से पे कर रही है, एंटरटेनमेंट टैक्स अलग से पे कर रही है? तो सभी टैक्स को मर्ज करके इनडायरेक्ट टैक्स को एक टैक्स बना दिया, जीएसटी। और टैक्स के इसी सिनेरियो को बेस पर, टैक्स के इसी पॉइंट को ध्यान में रखकर ही क्या करती है, हर कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर करती है। नेक्स्ट है, देखो एक एग्जाम्पल मैंने और दिया है यहाँ,
जो भी टोबैको बनाने वाली कंपनी है, यानी जो भी ये पान गुटखा बनाने वाली कंपनी है, इन कंपनियों को सबको पता है, गवर्नमेंट को भी पता है कि इनकी वजह से क्या है, जो इन ह्यूमन बीइंग है उसकी हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। गवर्नमेंट ने क्या बोल रखा है कि हर पैकेट के ऊपर आप वार्निंग लाइन लिखोगे कि ये चीज स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जैसे पान गुटखा सिगरेट तंबाकू, इन सब के ऊपर क्या लिखा होता है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब गवर्नमेंट ने ये कंपलसरी कर रखा है कि चाहे कंपनी बनाए पान मसाला जो भी बना रही है, सिगरेट बीड़ी टोबैको, जो भी कंपनी है, जिस भी प्रोडक्ट को हानिकारक प्रोडक्ट को बना रही है, उस प्रोडक्ट के ऊपर आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी, मेंशन करना गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर रखा है। तो ये क्या है, ये गवर्नमेंट की तरफ से पास किया गया एक लॉ है, एक कानून। हालांकि हर कंपनी को मेंशन करना पड़ेगा जो भी टोबैको से रिलेटेड प्रोडक्ट को बनाएगी, यानी जिस प्रोडक्ट के यूज करने से ह्यूमन बीइंग की हेल्थ पर नुकसान हो रहा है, तो उस प्रोडक्ट की लेबलिंग करिए, शो करना पड़ेगा। तो ये क्या है, लीगल एनवायरनमेंट के अंदर इंक्लूड है। तो हमने बिजनेस एनवायरनमेंट के एक्सटर्नल फैक्टर में इंपॉर्टेंट फैक्टर थे पेस्टल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल और लीगल। इन पांचों इन्वायरमेंट के अंदर जो फैक्टर रिलेटेड है, उन फैक्टर को मैंने डिटेल में बताया। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, वो और देखो। अब नेक्स्ट टॉपिक अपने पास इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने 2 बार इंडिया की इकोनॉमी के अंदर रिफॉर्म्स लेके आई है। एक बार 1980 के अंदर और एक बार 1991 के अंदर। 1980 के अंदर इंडिया की इकोनॉमी के अंदर जो रिफॉर्म्स लाए गए थे, वो रिफॉर्म्स थे वॉल्यूंटरी रिफॉर्म्स। और 1991 के अंदर इंडियन गवर्नमेंट जो रिफॉर्म्स लेके आई थी इंडिया की इकोनॉमी के अंदर, वो रिफॉर्म्स थे कंपल्सरी रिफॉर्म्स। यानी यहाँ पर ये वॉलंटरी रिफॉर्म्स थे। इंडियन गवर्नमेंट जिस जिस पॉइंट के रिगार्डिंग चेंज लेके आ रही थी, उस चेंज को अडॉप्ट करना कंपल्सरी नहीं था। यानी इच्छा पर रखा गया था कि अगर कोई सेक्टर, अगर कोई इंडस्ट्री, कोई कंपनी इस रिफॉर्म्स को अडॉप्ट कर रही है तो ठीक है, अगर नहीं कर रही है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो 1980 के अंदर इंडिया की गवर्नमेंट ने जो रिफॉर्म्स लेके आई, वो रिफॉर्म्स थे वॉलंटरी इन नेचर। रिफॉर्म्स क्या थे, क्यों लेके आई थी? उसका मेन फोकस था कि इंडस्ट्री को डीरेगुलेशन करना है। यानी इंडिया की जो गवर्नमेंट है, इंडिया की गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री के ऊपर अपना खुद का वर्चस्व बना रखा था। यानी मैक्सिमम इंडस्ट्री के ऊपर इंडिया की गवर्नमेंट की ओनरशिप थी, तो उसकी ओनरशिप को क्या करना था, कम करना। दूसरा, इंपोर्ट को लिबरलाइज करना था, यानी इंपोर्ट पर लगने वाले बैरियर्स को रिमूव करना था या रिड्यूस करना था, ताकि ताकि इंडिया की गवर्नमेंट दूसरे नेशंस के साथ में भी ट्रेड कर सके। उस टाइम पर लीडरशिप किसके हाथ में थी? लीडरशिप थी 1980 और 85 के टाइम पर कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। तो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के हाथ में उस टाइम पर इंडिया की बागडोर उन्हीं के हाथों में थी। और रिजल्ट क्या निकला? ये जो वॉलंटरी रिफॉर्म्स इंडियन गवर्नमेंट लेके आई थी, इसका रिजल्ट निकला जीडीपी 3.5 से 5.5% तक ग्रो कर। तो सिर्फ वॉलंटरी रिफॉर्म्स की वजह से इंडिया की जीडीपी के अंदर 3.5 से लेकर के 5.5% तक की ग्रोथ की रेट देखने को मिली। उसके बाद 1991 के अंदर रिफॉर्म्स लेके आई इंडियन गवर्नमेंट, और रिफॉर्म्स थे कंपलसरी। यानी जो भी रिफॉर्म्स इंडियन गवर्नमेंट लेके आई, जो भी चेंजमेंट जिस भी सेक्टर से रिलेटेड थे, उनको मानना कंपलसरी था। ऐसा क्यों? पहली बात, ये कंपल्सरी रिफॉर्म्स कब लिए गए थे? 23 जुलाई 1991 को ये कंपल्सरी रिफॉर्म्स किए गए थे। उस टाइम पर फाइनेंस मिनिस्टर कौन से थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह की लीडरशिप में 1991 के अंदर इंडिया की इकोनॉमी के अंदर कंपल्सरी रिफॉर्म्स लाए गए। अब बात यह है कि ऐसा किया क्यों गया था? क्योंकि इंडिया का जो बीओपी है वो नेगेटिव में चला गया। अब ये बीओपी क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। जैसे हम इंडिया के अंदर क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। जैसे इंडिया के अंदर दो बिजनेसमैन आपस में ट्रेड कर रहे हैं, ऐसे ही जब दो कंट्री आपस में ट्रेड करती हैं, यानी दो कंट्री के बीच में आपस में जब इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होता है, जब या फिर लोन देते हैं या लेते हैं, तो दो नेशंस के बीच में जब ट्रेड हो रहा है, तो उस ट्रेड का लेखा जोखा जहां रखा जाता है, उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव में चला गया। ऐसा क्यों?
कि हमने इतने ज्यादा इंपोर्ट क्यों कर लिए, या हमने इतने ज्यादा लोन क्यों ले लिए कि हमारा बीओपी नेगेटिव में चला गया। ये टाइम था 1991 का, और 1991 में ईरान और कुवैत के बीच में गल्फ वार हो गए थे। और हम क्या करते थे, हम यहाँ से क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे क्रूड ऑयल, और वो कच्चा तेल इतना महंगा हो गया था कि इंडियन गवर्नमेंट के पास में जितने भी फॉरेन करेंसी के रिजर्व थे, वो फॉरेन करेंसी के रिजर्व क्या हो गए थे, घट गए थे। इतने घट गए थे कि हमारे पास में इतनी फॉरेन करेंसी रिजर्व बचे हुए थे कि हम सिर्फ 2 वीक का ही इंपोर्ट कर सकते थे। क्या बताया मैंने आपको, 1991 के अंदर इंडिया का बीओपी नेगेटिव में चला गया, और इतना नेगेटिव में चला गया कि हमारे पास इस बीओपी के अंदर इतना बैलेंस था, यानी इतनी फॉरेन करेंसी के रिजर्व थे हमारे पास में कि सिर्फ हम 2 वीक का ही इंपोर्ट कर सकते थे। तो इंडिया की हालत तो बद से भी बेहतर हो गई थी। रीजन क्या था, रीजन था कि गल्फ वार की वजह से क्रूड ऑयल महंगा हो गया। अब आपको एक पॉइंट नोट करना है, बीओपी, अगर किसी भी कंट्री का बीओपी नेगेटिव में चला जाता है तो नेगेटिव बीओपी को बैलेंस में लाने के लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है आईएमएफ। इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से कंट्री क्या लेती है, लोन लेती है। आईएमएफ को हम पहले डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं अपनी अलग से एक सेपरेट वीडियो में। तो आईएमएफ क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये एक इंटरनेशनल लेवल का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करता है, अपनी मेंबर कंट्री को, अगर उन मेंबर कंट्री का बीओपी नेगेटिव में चला जाता है तो उनको लोन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर 1991 के अंदर इंडिया का बीओपी भी नेगेटिव में चला गया। पॉइंट नोट करना, इंडिया भी आईएमएफ का मेंबर है। तो इंडिया आईएमएफ के पास जाता है कि आईएमएफ, हमारी कंट्री का बीओपी नेगेटिव में चला गया है और हमें है फंड की रिक्वायरमेंट। आईएमएफ ने बोला कोई दिक्कत नहीं, आप हमारी मेंबर कंट्री हो, हम आपको फंड प्रोवाइड करेंगे, लेकिन लेकिन हम कुछ कंडीशन के साथ आपको लोन देंगे। आईएमएफ की सबसे बड़ी दिक्कत यही है, आईएमएफ लोन तो देता है अपनी मेंबर कंट्री को, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ में देता है। उस टाइम पर 1991 में इंडिया के ऊपर क्या कंडीशन लगाई, पहली कंडीशन लगाई कि आपकी जो इंडियन करेंसी है, रुपीज है, उसकी वैल्यू को आप क्या करोगे, कम करोगे। तो इंडियन रुपीज की वैल्यू को आप डीवैल्यूएशन करोगे 22% से। इंपोर्ट जो टैरिफ आप 130% लगा रहे हो, उसको घटा करके आपको 30% करना पड़ेगा। एक्साइज ड्यूटी आपको 20% से बढ़ानी होगी। गवर्नमेंट की जो एक्सपेंडिचर है उसको 10% से कम करना पड़ेगा। ये सब आईएमएफ के द्वारा लगाई हुई कंडीशन है इंडिया के ऊपर। इंडिया ने इन सभी कंडीशन के लिए हाँ भरी और अपने बीओपी को बैलेंस में लाने के लिए आईएमएफ से लोन ले लिया। ठीक है, अब पॉइंट यहाँ पर क्या दे रखा था कि ये मैंने बताया था आपको कि इंडियन फॉरेन करेंसी की रिजर्व इतने कम थे 1991 के अंदर कि सिर्फ 2 वीक का ही हम इंपोर्ट कर सकते थे। तो जब इंडिया आईएमएफ से लोन लेने लगी तो उस टाइम पर ये सारे क्या है, ये सारी कंडीशन लगाई गई। उसी टाइम पर आईएमएफ ने इंडिया को बोला कि आपकी इकोनॉमी एक क्लोज्ड इकोनॉमी है, आप किसी अदर नेशंस के साथ में ट्रेड नहीं कर रहे। तो 1991 से पहले पहले तक इंडिया की इकोनॉमी एक क्लोज्ड इकोनॉमी थी, यानी किसी अदर नेशंस के साथ में हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं करते थे, ट्रेड नहीं कर रहे थे। रीजन क्या था कि हम क्यों नहीं करना चाहते थे ट्रेड, क्योंकि इंडिया को डर था कि वापिस से कहीं कोई बड़ी जो कंट्री है वो कंट्री इंडिया के ऊपर वापिस से कब्जा ना कर ले, वापिस से इंडिया को अपना गुलाम ना बना ले, इसलिए इंडिया किसी कंट्री के साथ ट्रेड ही नहीं करना चाहती थी। तो उस टाइम पर आईएमएफ ने बोला इंडिया को, इन डॉक्टर मनमोहन सिंह उस टाइम पर फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो इनको राय दी गई कि आप अपनी कंट्री को क्लोज्ड इकोनॉमी के बजाय ओपन इकोनॉमी बनाइए, आप अदर कंट्री को अपने ट्रेड करने के लिए इनवाइट कीजिए। तो यहाँ 1991 के अंदर एलपीजी का कंसेप्ट आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इस एलपीजी का जो मेन एम था वो था ग्लोबलाइजेशन, यानी इंडिया की इकोनॉमी को रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ में क्या करना था, ट्रेड करने के लिए ओपन इकोनॉमी बनाना था। तो जब ये कंडीशन लगाई गई उस टाइम पर एक कंडीशन और भी थी, वो थी एलपीजी की, यानी आईएमएफ ने इंडिया को बोला कि आप एलपीजी के कंसेप्ट को अपनाइए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अब ये एलपीजी क्या है वो देखो।
अब देखो, आप LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है? यानी गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल ट्रेड करने पर जो भी बैरियर लगा रखे थे, उन बैरियर्स को रिमूव करना था। अगर आप एक बार में उनको रिमूव नहीं कर सकते तो धीरे धीरे रिड्यूस करते हुए आप उनको बैरियर्स को रिमूव करें। इंटरनेशनल ट्रेड पर दो तरीके के बैरियर लगते हैं, एक होते हैं ट्रेड बैरियर और दूसरा होता है नॉन ट्रेड बैरियर। ट्रेड बैरियर कौन से होते हैं कि गवर्नमेंट क्या लगा देती है, टैक्स की रेट बढ़ा देती है, उनको बोलते हैं टैरिफ बैरियर। दूसरा होता है नॉन टैरिफ बैरियर, यानी गवर्नमेंट टैक्स का कोई झंझट नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से बाउंडेशन लगा दी कि आप इन गुड्स का ना तो इंपोर्ट कर सकते और ना ही एक्सपोर्ट कर सकते। तो इंटरनेशनल ट्रेड पर जो बैरियर लगे थे, उन बैरियर्स को क्या करना था, रिमूव करना था। उन बैरियर्स में से एक बैरियर था लाइसेंस राज का अबोलिश हो गया था। यानी जो आप हर गुड्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, आप उस लाइसेंस को थोड़ा सा कम करो। यानी कोई भी छोटी से छोटी चीज को मंगवाते थे तो लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए। तो सबसे पहले बोला गया था कि इस लाइसेंस राज को आप खत्म करो। दूसरा P से है प्राइवेटलाइजेशन, यानी प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाओ और गवर्नमेंट सेक्टर को कम करो। यानी हर एक बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के ऊपर गवर्नमेंट की खुद की ओनरशिप थी। तो क्या बोला गया था 1991 के अंदर कि इन इंडस्ट्री के ऊपर गवर्नमेंट ओनरशिप को कम करके प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर बढ़ाओ। फिर है G से ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन, इस LPG का अल्टीमेट एम क्या था, जी ही था। जी मतलब ग्लोबलाइजेशन, यानी पूरी इकोनॉमी को क्या है, इंडिया की पूरी इकोनॉमी को रेस्ट ऑफ वर्ल्ड की इकोनॉमी के लिए क्या करना था, ओपन इकोनॉमी बनाना था। यानी 1991 से पहले इंडियन गवर्नमेंट की जो इकोनॉमी थी वो क्लोज्ड इकोनॉमी थी, वो किसी नेशंस के साथ में ट्रेड नहीं करती थी। ग्लोबलाइजेशन का मेन एम था कि इकोनॉमी वाज ओपन टू द वर्ल्ड, पूरी वर्ल्ड के लिए इंडियन इकोनॉमी को ओपन कर दिया जाए, यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को बिल्कुल फ्री फ्लो किया जाए। तो अब देखो, नेक्स्ट पॉइंट अपने पास डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन का मतलब है कि विमुद्रीकरण। डीमोनेटाइजेशन का मतलब है कि सर्कुलेशन के अंदर जो करेंसी थी, उस करेंसी का हमने टेंडर खत्म कर दिया, उस करेंसी को उस सर्कुलेशन से बाहर निकाल दिया। जैसे इंडिया के अंदर कब हुआ था, 8 नवंबर 2016 को बीजेपी गवर्नमेंट के प्रमुख नेता माननीय प्रधानमंत्री ने क्या बोला था कि 8 नवंबर 2016 से जो भी 500, 1000 के नोट हैं, उन 500 और 1000 के नोट को बंद कर दिया गया। अब सिर्फ इतनी सी लाइन बोल देने से इफेक्ट क्या हुआ कि 8 नवंबर 2016 के बाद में अगर किसी के पास में 500 और 1000 के नोट मिलेंगे तो वो नोट नहीं चलेंगे। इतना सा बोलते ही उस करेंसी का, यानी 500 और 1000 के नोट का जो लीगल टेंडर था, जो 500 और 1000 के नोट के ऊपर लिखा है कि मैं 500 रुपए या 1000 रुपए धारक को पे करने का वचन देता हूँ, वो लीगल टेंडर खत्म हो गया। जैसे ही लीगल टेंडर खत्म होता है तो करेंसी की वैल्यू एक कागज के बराबर रह जाती है। तो डिमोनेटाइजेशन का मतलब क्या है, एक इकोनॉमिक प्रोसेस है। डिमोनेटाइजेशन एक इकोनॉमिक प्रोसेस है जिसमें करेंसी का लीगल टेंडर वापस ले लिया जाता है। यानी मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, वो टेंडर, वो वचन वापस ले लिया जाता है। अब वो 500 रुपए का नोट क्या था, सिर्फ एक कागज था और कुछ नहीं था। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, करेंसी को सर्कुलेशन से बाहर निकाल दिया था कि इंडिया की जो सर्कुलेशन है, इंडियन इकोनॉमी के अंदर 500 और 1000 के नोट नहीं चलेंगे। कब के बाद, 8 नवंबर 2016 के बाद। तो यहाँ पे ये क्या था, ये था डीमोनेटाइजेशन। अब पॉइंट है कि डीमोनेटाइजेशन किया क्यों गया था। पहला पॉइंट था ब्लैक मनी को बाहर निकालना था। लोगों के पास में इतना काला धन जमा था, उस काले धन को बाहर निकालने के लिए डिमोनेटाइजेशन किया गया था। दूसरा था फेक करेंसी थी। टेररिज्म के थ्रू फेक करेंसी, फेक नकली करेंसी इंडिया के अंदर आ रखी थी, उस नकली करेंसी को इंडिया की सर्कुलेशन से बाहर निकालना था। फिर है काउंटर टेररिज्म होता है। टेररिज्म काफी फैल गया था और टेररिज्म को खत्म करने के लिए, टेररिज्म को कम करने के लिए क्या किया गया था, डीमोनेटाइजेशन किया गया। नेक्स्ट है डिजिटलाइजेशन। इसका मेन एम था कि इंडिया के अंदर जहां पर हार्ड करेंसी के अंदर हर काम होता है, उसको डिजिटल फॉर्म के अंदर लेके आना। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ था, डीमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट क्या हुआ था, यानी इंडिया की इकोनॉमी पे
500 और 1000 के नोट, जो दो सबसे बड़ी करेंसी थी, उनको क्या निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। इससे इफेक्ट क्या हुआ? इससे इफेक्ट हुआ, सबसे पहला इम्पैक्ट था डिजिटल पेमेंट, कि इंडिया का मोड चेंज हुआ। इंडिया हार्ड करेंसी से सॉफ्ट करेंसी की तरफ चलने लगी, यानी हमने मोड, पेमेंट का मोड चेंज किया, डिजिटल मोड की तरफ हम क्या किए, रन किए। दूसरा था इंक्रीज इन टैक्स बेस बढ़ा, मतलब लोगों का टैक्स ज्यादा कलेक्ट किया लोगों से। क्यों? क्योंकि लोगों ने अपने घरों के अंदर ब्लैक मनी इकट्ठी कर रखी थी। अब लोग उसी 500 और 1000 के नोट को जब जमा करवाने बैंक में गए, तो पूछा गया इतने पैसे कहाँ से गए? तो उतने पैसे, जितनी ज्यादा करेंसी चेंज करवाओगी, गवर्नमेंट ने बोला इन पे तो टैक्स लगेगा। थर्ड था कि टेम्पोरेरी स्लो डाउन भी आ गया था, एक बार इंडिया की इकोनॉमी के अंदर स्लो डाउन आ गया था। क्यों? क्योंकि पूरा पैसा जो 500 और 1000 के नोट थे, जो सबसे बड़ी करेंसी थी इंडिया की, इंडियन इकोनॉमी के अंदर, उसको हमने एक बार बाहर निकाल लिया था। तो यहाँ पर एक बार स्लो डाउन भी आ गया था इंडियन इकोनॉमी के अंदर। फिर है कि बैंकिंग लिक्विडिटी, बैंक के पास लिक्विडिटी काफी बढ़ गई थी। क्यों? क्योंकि लोगों के पास में ये जो काला धन जमा था ना, इस काले धन को बाहर आ गया था और बैंकों के पास में काफी लिक्विडिटी हो गई थी। तो ये था डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? डीमोनेटाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट हो सकती है, ये तो इंडिया के कंसेप्ट से हम बात कर रहे हैं। तो डीमोनेटाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें उस कंट्री की इकोनॉमी क्या करती है, उस कंट्री की करेंसी का जो लीगल टेंडर है, उस लीगल टेंडर को छीन लेती है, उस लीगल टेंडर को वापस ले लेती है। उसको क्या बोलते हैं? डीमोनेटाइजेशन। यानी कुछ मनी, कुछ जो करेंसी होती है, उसको सर्कुलेशन से बाहर निकाल लेती है। जैसे इंडिया के अंदर किया गया था 8 नवंबर 2016 के अंदर 500 और 1000 के नोट को इंडिया की जो सर्कुलेशन था, इंडिया की जो इकोनॉमी थी, उससे बाहर निकाल लिया था। इसको बोलते हैं डीमोनेटाइजेशन। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, और उसके बाद हमने दो टॉपिक और देखे छोटे छोटे, बैंकिंग रिफॉर्म्स देखे थे इंडिया के अंदर, और एक देखा था हमने डिमोनेटाइजेशन। तो इन सभी टॉपिक को हमने इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कमेंट में जरूर अपना रिव्यू दीजिए। तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।